नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जासूसी कहानी की तह तक जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे छोटे से कण की जिसने हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए इलेक्ट्रॉन की खोज की इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। 100 साल से भी पहले विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस चल रही थी। सवाल ये था कि ये दुनिया आखिर बनी कैसे है। क्या ये किसी लहर या तरंग की तरह लगातार फैली हुई है या फिर छोटे छोटे अलग अलग कणों से मिलकर बनी है। समझिए, एक तरफ थी निरंतर तरंगे और दूसरी तरफ थे छोटे छोटे कण। कहानी के पहले हिस्से में चलिए उस दौर में चलते हैं जब इस बड़ी खोज से ठीक पहले वैज्ञानिकों के बीच एक बात पर लगभग पूरी सहमति बन चुकी थी। देखिए, 19वीं सदी के अंत तक मैक्सवेल और हर्ट्ज जैसे वैज्ञानिकों के काम की वजह से ये लगभग तय हो चुका था कि प्रकाश यानी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब एक तरंग। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड E और एक मैग्नेटिक फील्ड B एक दूसरे के लंबवत चलते हैं और ये सब प्रकाश की गति c से आगे बढ़ता है और वेवलेंथ लैम्डा इन तरंगों के बीच की दूरी होती है। उस समय के लिए तो ये एक पक्की बात थी। पर तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। एक ऐसा सुराग मिला जो इन स्थापित सिद्धांतों से मेल नहीं खा रहा था। एक छोटी सी गड़बड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि जब वैज्ञानिकों ने एक कांच की ट्यूब से लगभग सारी हवा बाहर निकालकर उसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया, तो ट्यूब के दूसरे सिरे पर एक अजीब सी हरी पीली चमक दिखाई दी। अब ये बड़ी अजीब बात थी। तरंग का सिद्धांत ये नहीं समझा पा रहा था कि आखिर ये चमक आ कहाँ से रही है। और हाँ, इसी रहस्यमयी घटना ने आगे चलकर एक्सरे की खोज का रास्ता भी खोला। तो इस मामले की जांच शुरू हुई। पहले जासूस थे विलियम क्रुक्स। उन्होंने इन रहस्यमयी किरणों को नाम दिया कैथोड किरणें। और फिर उन्होंने एक थ्योरी दी कि ये किरणें असल में बहुत तेजी से भागते हुए नेगेटिव चार्ज वाले कणों की एक बौछार हैं। तो लीजिए, हमारे केस का पहला संदिग्ध मिल चुका था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इस राज पर से पर्दा उठने वाला था। अब ये साबित होने वाला था कि कैथोड किरणें आखिर हैं क्या। साल था 1897 और वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। उन्होंने एक जबरदस्त प्रयोग किया। उन्होंने इन कैथोड किरणों के रास्ते में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स लगा दी और उन्होंने देखा कि ये किरणें मुड़ जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे नेगेटिव चार्ज वाले कणों को मुड़ना चाहिए। ये किसी तरंग का बर्ताव नहीं था, ये तो पक्का कणों का काम था। बस यहीं पर केस सॉल्व हो गया। अपने प्रयोग से थॉमसन ने सिर्फ ये साबित ही नहीं किया, बल्कि इन कणों के चार्ज और मास का अनुपात भी कैलकुलेट कर लिया, जिसे स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। और वो नंबर था 1.76 गुना 10 की पावर 11 कूलम्ब प्रति किलोग्राम। अब सबसे कमाल की बात ये थी कि ये नंबर हमेशा सेम आता था, चाहे ट्यूब किसी भी धातु की बनी हो या उसके अंदर कोई भी गैस हो। इससे एक ही नतीजा निकल सकता था कि ये कण हर चीज में मौजूद हैं। ये पदार्थ का एक बुनियादी हिस्सा है और बाद में इन्हीं कणों को नाम मिला इलेक्ट्रॉन। तो ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन जासूसी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वैज्ञानिकों को इसकी पूरी प्रोफाइल बनानी थी, इसके सारे गुण पता करने थे। इसके बाद मैदान में आए आर. ए. मिलिकन अपने मशहूर तेल की बूंद वाले प्रयोग के साथ। उन्होंने बहुत ही सफाई से एक अकेली तेल की बूंद पर मौजूद चार्ज को मापा और उनकी सबसे बड़ी खोज ये थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा एक सबसे छोटी यूनिट के गुना में ही होता है। मतलब चार्ज के पैकेट होते हैं और एक पैकेट यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उन्होंने मापा 1.602 गुणा 10 की पावर -19 कूलॉम। तो अब देखिए, सारे सुराग हमारे सामने थे। इस टेबल पर नजर डालिए। हमारे पास मिलिकन से मिला चार्ज E था और थॉमसन से मिला स्पेसिफिक चार्ज E/m था। इन दोनों को साथ मिलाकर पहली बार इलेक्ट्रॉन के अविश्वसनीय रूप से छोटे मास यानी द्रव्यमान को कैलकुलेट किया गया और वो था 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। लीजिए, इलेक्ट्रॉन की पूरी प्रोफाइल तैयार हो गई। अब जब हम इस कण को समझ चुके थे, तो अगला कदम था इसे काबू में करना और इसका इस्तेमाल करना। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। देखिए, किसी भी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन आज़ादी से घूम तो सकते हैं, लेकिन वे सतह छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है, धातु के पॉजिटिव आयन्स उसे वापस खींच लेते हैं। मतलब वे एक तरह की जेल में बंद होते हैं।
और इस जेल से बाहर निकलने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। इस कीमत को विज्ञान की भाषा में कहते हैं वर्क फंक्शन। ये वो कम से कम ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए ताकि वो धातु की सतह से आज़ाद हो सके। अब इस छोटी सी दुनिया में ऊर्जा को जूल में नहीं बल्कि एक ज्यादा आसान यूनिट में मापते हैं, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ईवी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट उतनी एनर्जी होती है जितनी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजारने पर मिलती है। इसकी वैल्यू होती है 1.602 गुणा 10 की पावर -19 जूल। तो सवाल यह है कि एक इलेक्ट्रॉन को ये वर्क फंक्शन जितनी ऊर्जा डी कैसे जाए। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, गर्मी से, जिसे तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा, एक बहुत शक्तिशाली बल से, जिसे क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। और तीसरा, प्रकाश यानी लाइट से, जिसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। पहला तरीका है गर्मी। बहुत सीधा सादा। अगर आप किसी धातु को बहुत ज्यादा गर्म कर दें तो उसके इलेक्ट्रॉनों को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो सतह की बाधा को पार करके बाहर निकल आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पानी गर्म होकर भाप बन जाता है। दूसरा तरीका थोड़ा जबरदस्ती वाला है। इसमें एक बहुत शक्तिशाली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है। ये फील्ड इतनी मजबूत होती है कि वो इलेक्ट्रॉनों को सचमुच पकड़कर धातु से बाहर खींच लेती है। गाड़ियों में जो स्पार्क प्लग होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। और तीसरा तरीका है प्रकाश का इस्तेमाल करना। जब सही एनर्जी वाली लाइट किसी धातु की सतह से टकराती है तो वो अपनी सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे देती है। अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई तो इलेक्ट्रॉन फौरन आज़ाद हो जाता है। यही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक सिद्धांत है। तो आइए इस पूरी जासूसी कहानी के नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज पता किया, उसका असली चार्ज पता किया, उसका मास निकाला और ऊर्जा मापने की एक नई यूनिट भी समझी। ये जो नंबर है ना, ये आज की मॉडर्न फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की नींव है। सोचिए, हमारी कहानी शुरू हुई थी एक वैक्यूम ट्यूब में एक हल्की सी चमक से और ख़त्म हुई एक बुनियादी कण की पूरी समझ पर, और उस समझ से हमने गर्मी, बल और प्रकाश का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनों को काबू करना सीख लिया, और आज हमारी पूरी टेक्नोलॉजी उसी पर चल रही है। तो आखिर में एक सवाल सोचने जैसा है। एक मामूली सी दिखने वाली चमक ने पूरी दुनिया बदल दी। आज हमारे चारों तरफ विज्ञान में ऐसी कौन सी छोटी-मोटी अनोखी घटनाएं हो रही हैं जिन्हें शायद हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या पता उन्हीं में से कोई हमारे भविष्य की अगली बड़ी क्रांति की चाबी हो।